हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल एन डिजिटल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में नया टॉपिक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम ऐसे पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं जिसकी पाथ की जो डिस्टेंस है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कभी नहीं बदलती है, और इसमें हम शुरुआत करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो चलिए समझते हैं यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पर द वर्ड यूनिफॉर्म रिफर्स टू द स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है, तब उस पार्टिकल के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गौर कीजिएगा, यहां पर पार्टिकल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर डायरेक्शन बदल रही है। जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो अलोंग दी टेंजेंट होगी। तो वेलोसिटी यहां पर नॉट यूनिफॉर्म, बट जो स्पीड है वही यूनिफॉर्म है। अगर कभी भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा, सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब हम समझते हैं इस पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर कभी भी आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से। चलिए समझते हैं हम एक सिचुएशन लेके। मान लेते हैं एक हमारे पास सिचुएशन है जिसमें एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। उस सर्कल का सेंटर हमने सी पर रख रखा है। पार्टिकल की पोजीशन पी पर जो वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट वी है, और पोजीशन पी डैश पर जो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट वी डैश है। अगर हम इन दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकल के आएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। सबसे पहले हम डायरेक्शन को एक बार देख लेते हैं। यहां पर आप गौर से देखें, जो रेडियस वेक्टर है वो टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर होगा, तो रेडियस जो है पी पॉइंट पर वेलोसिटी वी के परपेंडिकुलर है, और रेडियस जो पी डैश पर है रेडियस वेक्टर, वो वेलोसिटी वी डैश के परपेंडिकुलर है। अगर यहां पर ये वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हैं पोजीशन वेक्टर्स के, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर यानी कि डेल्टा आर जो है वो भी परपेंडिकुलर होगा हमारे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के। यानी कि अगर आप इनमें वेलोसिटी का जो डिफरेंस निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द चेंज इन पोजीशन, और वो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इसको अभी याद रखना। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड पे। तो अगर dv ओवर dt यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हैं, तो शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप चेंज इन वेलोसिटी यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा 2v साइन, अभी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात कर रहे थे तो डेल्टा थीटा था, अब आएगा शॉर्ट टाइम के लिए छोटा एंगल डी थीटा बाय 2। ठीक है, और dt इसमें नीचे है ही। अब देखिएगा, अगर ये वेरी स्मॉल एंगल्स हैं डी थीटा, तो साइन डी थीटा बाय 2 केवल डी थीटा बाय 2 के बराबर हो सकता है। यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर साइन डी थीटा बाय 2 को हम डी थीटा बाय 2 लिखेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन यहां से बन रहा है वो बन रहा है v डी थीटा ओवर डी टी, जहां पर डी थीटा ओवर डी टी हो गया रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजिशन। अब यहां पर जो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजिशन है वो क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का है वो हम कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा दिस एक्सेलरेशन हियर इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसके और रूप भी हो सकते हैं, जैसे कि यहीं से अगर हम एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी थीटा ओवर डी टी में एंगल इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस लगाते हैं, तो v इंटू डी थीटा की जगह कितना आ जाएगा? dx ओवर आर, और यहां पर dt है ही नीचे, तो dx ओवर dt इसका लीनियर वेलोसिटी रहेगा। तो ये एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है v स्क्वायर ओवर आर, ये इसका मैग्नीट्यूड में वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल तभी आएगी जब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। जो
कहीं भी आप देख लें, अगर पार्टिकल p की किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर होने की वजह से इस एक्सेलरेशन को एक खास नाम देते हैं, वो नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए समझते हैं कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। तो अगर कोई एक्सेलरेशन केवल और केवल चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केवल और केवल पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तब उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जैसा कि हमें पता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मिलेगा, और सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर कोई पूछे इसका काम क्या है तो आप बताएंगे चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। इट डज नॉट चेंजेस द मैग्नीट्यूड, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। यहां पर हमने इसके वेक्टर फॉर्म अभी रिप्रेजेंट करे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा ओमेगा इंटू वी, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। यहां पर एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो आएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर। वहीं करस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर आपको बात करनी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ सी से, और मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड क्या क्या रहे हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारे वो हैं जो फेमस वाले फॉर्मूले हैं और इनका आपको कई जगह यूज मिलेगा। चलिए अब ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर आपको एक पार्टिकल दिखाया जा रहा है जो कि सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। आपने एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक की। यहां पर क्लॉक का जो सेकंड का सुई होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है। तो हमारे पास एक पार्टिकल है, अगर इस सुई का कोई भी पॉइंट मान लेते हैं या इस सुई को ले सकते हैं अभी के लिए, तो वो एक पूरा चक्कर कवर करने में 60 सेकंड का समय लेता है। ये सेकंड हैंड की सुई है। तो एंगुलर स्पीड जो इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी एंगल जो उसने कवर किया पर यूनिट टाइम टेकन। यहां पर सेकंड हैंड ने जो एंगल कवर किया वो कवर किया है एक एंगल पूरा एक चक्कर में 2 पाई एंगल, और टाइम लगा है इसको 60 सेकंड। अगर आपको यहीं पर हमसे सेकंड हैंड के बजाय मिनट हैंड के लिए पूछा जाए या फिर आर हैंड के लिए पूछा जाए तो उनका क्या बदल जाएगा, टाइम टेकन। एक चक्कर का टाइम दोनों के लिए अलग अलग होगा। अब आपको अभी इसे कमेंट करके बताना है कि अगर हमें आर हैंड के लिए निकालना हो ओमेगा या फिर हमें मिनट हैंड के लिए निकालना हो ओमेगा तो कितना आएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो जो रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का वो होता है v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जहां पर आर वेक्टर है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जैसे आपको एक सिचुएशन दे रखी है जो रेडियल वेक्टर इस पोजीशन पर दिखाया गया है आपको, तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा लीनियर वेलोसिटी वेक्टर वो इसके परपेंडिकुलर यानी कि अलोंग द टेंजेंट होगा। ये दोनों सेम प्लेन में होंगे, और जो ओमेगा है एक्सियल वेक्टर होने के कारण ये प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। अब ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात आपको काफी हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स में। चलिए देखते हैं यहां पर ये जो वैल्यू है v इक्वल्स टू आर ओमेगा उसका कैसे हम यूज करेंगे। हमें एक सिचुएशन दे रखी है जहां पर एक पार्टिकल है a और एक है b, और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है a की विद रिस्पेक्ट टू b। तो ये a पार्टिकल है और ये b पार्टिकल है। यहां पर जो a पार्टिकल है वो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से यहां से हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से मतलब है मेरा जो b और a को मिलाने वाली लाइन है उससे 30 डिग्री एंगल बना करके। ना ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे। देखिए यहां पर अगर आप इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे v का, ये v वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा v साइन थीटा, यहां v cos थीटा होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें क्या निकालना है,
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा v ओवर आर। यहां पर ध्यान रखिए v और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसी वजह से हमने यहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला। तो यहां पर v अपॉन r से ज्यादा अच्छा है v परपेंडिकुलर अपॉन r आप लिखते हैं। v परपेंडिकुलर हो जाएगा v sin 30 यानी कि 10 sin 30 जो कि हो जाएगा 5, और जो रेडियस है यानी कि डिस्टेंस है उसकी इसके बीच की वो है 5। तो ओमेगा आ गया हमारा 1 और ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ये रहा आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। नाउ विल मूव ऑन टू अनदर सिचुएशन। क्वेश्चन दिया गया है हमें, वी नीड टू फाइंड द लीनियर वेलोसिटी वेयर एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियल वेक्टर, दिस आर वेक्टर इज द रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और आपको निकालना, अभी ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर दिए हैं और आपको निकालना क्या है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। तो जैसा हमने पढ़ा है लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर जो है वो रिलेशन होता है हमारा ओमेगा और आर के साथ। वी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो यहां पर आपको इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आप एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आंसर हो गया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सिचुएशन। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है जहां पर एंगुलर पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया गया है, थीटा इज इक्वल्स टू a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। हमें देखना है यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी अगर पार्टिकल की पूछी है आपसे तो वो डेफिनेटली आपसे उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, डी थीटा ओवर डी टी से, यानी कि आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन इसका a का 0, bt में b माइनस b और यहां पर 2ct, तो हमारा आंसर आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस 2ct एट एनी इंस्टेंट t। आपको t की वैल्यू दे करके ओमेगा की किसी पर्टिकुलर सेकंड पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकाली जा सकती है वैल्यू। नाउ अब बात करते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन की। जैसे कि आपने अभी देखा कि देयर कैन बी सम सिचुएशन जहां पर आपको एंगुलर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट मिल सकती है, यानी कि अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग। दैट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड, जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है। तो वहां पर पार्टिकल के पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा जो उसके वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को भी चेंज करेगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो आता है वो आप ड्यूरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी निकाल करके रेट निकाल दोगे, और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा इंस्टेंटेनियस के लिए आएगा डी ओमेगा ओवर डी टी। इसका एक और फॉर्म होता है जो कि रहता है, अगर आप डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर हमें डी थीटा ओवर डी टी कितना मिलेगा, डी थीटा ओवर डी टी ओमेगा, और डी ओमेगा ओवर डी थीटा बच जाएगा। तो ये एक और रिलेशन है जो हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन का बनता है। अब अगर कोई पार्टिकल एंगुलर एक्सेलरेटेड है तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी ना। स्पीड इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट हियर, स्पीड भी उसकी चेंज होगी। अगर पार्टिकल के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड भी बदलेगी। अगर कभी भी किसी पार्टिकल की स्पीड बदल रही है, डायरेक्शन बदलने के लिए जिम्मेदार तो हमारे पास एक्सेलरेशन अलग है, लेकिन अगर स्पीड भी बदल रही है तो वहां पर एक और एक्सेलरेशन आता है जो कि हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यहां से हम नेट एक्सेलरेशन जब डिफाइन करेंगे तो वो बेसिकली दो एक्सेलरेशन का वेक्टर सम आएगा। एक एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन चेंज के लिए केवल, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पीड में चेंज के लिए, और इट इज अलोंग द वेलोसिटी। अगर स्पीड बढ़ानी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगाना है, और अगर स्पीड घटानी है तो वेलोसिटी के ऑपोजिट हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लगाना है। यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन रहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर रेडियस के अलोंग, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में या उसके जस्ट ऑपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे, 90 डिग्री पर हो जाएंगे। तो इनका जो दोनों का एक्सेलरेशन आएगा, नेट एक्सेलरेशन, वो इनमें बीच में कहीं पर आपको मिलेगा। तो अगर आपको नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो आएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, और अगर आपको एंगल निकालना है यहां पर अल्फा, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, tan अल्फा परपेंडिकुलर यहां पर हमारे लिए AC होगा ओवर बेस AT। ये हमने टेंजेंट से एंगल निकाला है हमारे नेट एक्सेलरेशन का, यानी कि नेट एक्सेलरेशन का एंगल निकाला है वेलोसिटी के साथ, ऐसे भी आप बोल सकते हो। मूविंग ऑन, एक एग्जांपल लेके समझते हैं जिससे कि हमें पूछा गया है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 9 मीटर, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग विद रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये क्लियरली हमसे कहा गया है कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और वो सीधा दिया है, ये हमारे लिए AT है। वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पूछा है तो वो ना तो टेंजेंशियल है ना सेंट्रीपिटल है, वो टोटल नेट एक्सेलरेशन है एट इंस्टेंट व्हेन स्पीड बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड। तो नेट एक्सेलरेशन आप लोगों ने पढ़ा है क्या, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यहां पर AC जो है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम V स्क्वायर अपॉन R से भी लिख सकते हैं, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्लियर दे रखा है हमें 3 स्क्वायर। यहां पर V की वैल्यू जब आप रखेंगे 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 6 36 डिवाइड बाय R यानी कि 9 मीटर, तो बचेगा 4, यानी कि ये 4 का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो फाइनल आंसर आएगा अपना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आर नेट एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तब उसके पास नेट एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से निकालना है, वो दोनों का ही वेक्टर सम होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहां पर उसके पास एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और अगर सिर्फ यूनिफॉर्म है तो केवल और केवल उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब यहां से हम लोग एक ऐसे पार्ट में एंट्री करते हैं जहां पर आपको सर्कुलर मोशन में कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन देखने को मिलती हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कब मिलेंगी या कब नहीं मिलेंगी। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है वो टोटली डिपेंडेंट है अल्फा पर। देखो कैसे, आपको दो केस बनते हैं, या तो अल्फा होगा या नहीं होगा। तो जहां अल्फा नहीं होगा वो क्या है, बेसिकली आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जहां पर अल्फा है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर आपके पास अल्फा नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो रहेगा आपका 0, यानी कि एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी, तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी आपकी, है ना। तो अगर आपको एंगल निकालना है कवर, तो वो सिंपल फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी से निकल आएगा। अब दूसरे केस जहां पर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो अब 0 नहीं है यानी कि कुछ है, चलो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में भी दो केस बनते हैं, एक तो आपके पास अल्फा कांस्टेंट होगा और एक में अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा। पहले देख लेते हैं अल्फा कांस्टेंट है तब क्या। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो वहां पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। पहली होगी हमारी ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन है हमारी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। अब इन 3 इक्वेशन के बेसिस पर हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें 2 मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। एक है हमारा nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तो उसका फॉर्मूला रहेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 2n-1,
और एवरेज निकालने के लिए, अगर आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइड बाय 2। ओमेगा नॉट इनिशियल और ओमेगा हमारा फाइनल। टी को अगर आप नीचे ले आएंगे तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यहां से निकल आएगी। और ये कब के लिए है? सभी के सभी जब आपका अल्फा कांस्टेंट हो। नाउ अगर मान लेते हैं आपको अल्फा कांस्टेंट नहीं दिया है, तब क्या करेंगे? तब आप और बेसिक पे आ जाएं, तब आप डेफिनेशंस पे आ जाएं, तब आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक केस मिलेगा जहां अल्फा वेरिएबल होगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू हो गया डी थीटा ओवर डी टी, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा ओवर डी टी, और अल्फा को आप ओमेगा डी ओमेगा ओवर डी थीटा भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस पे हम आ गए, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होगा। हमारे पास एक सिचुएशन दे रखी है जहां पर आपको ओमेगा दिया है 100 रेडियन पर सेकेंड, और ये स्विच ऑफ कर दिया हमने। अ फैन रोटेटिंग विद ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड, स्विच ऑफ कर दिया। कहा जा रहा है यहां पर आफ्टर 2n रोटेशन इसकी एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकेंड हो जा रही है। वी नीड टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फैन आफ्टर n रोटेशन। n रोटेशन के बाद की क्या होगी? अगर 2n रोटेशन में 50 बची तो बीच में जो n रोटेशन हुए तब कितनी रही होगी? ये आपका अल्फा यूनिफॉर्म वाला केस बनता है। क्यों बन रहा है अल्फा यूनिफॉर्म वाला केस? क्योंकि यहां पर फैन को स्विच ऑफ किया, तो जो भी फ्रिक्शन जिसके कारण फैन धीरे धीरे रुक रहा है वो हमारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो यहां पर हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहां पर फर्स्ट सबसे पहले केस के लिए ओमेगा इनिशियल 100 रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा फाइनल 50 रेडियन पर सेकेंड है। तो इनिशियल और फाइनल हमें दोनों दे रखे, टाइम नहीं दिया, रोटेशन दिए, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो वो रहती है हमारी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहां पर बोला क्या गया है? 2n रोटेशन, तो इसके लिए जो थीटा हो जाएंगे हमारे एंगल जो कवर हो जाएगा वो 2n इंटू 2 पाई से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक रोटेशन में कितना एंगल कवर करके रखता है? 2 पाई एंगल कवर करके रखता है। अब ये वैल्यूज सारी हम यहां रख देंगे। 50 स्क्वायर गिव्स 100 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा हमें पता नहीं है, थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं 4n पाई। ये हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, सिचुएशन 1 की इक्वेशन नंबर 1 ले ली। नाउ वी नीड टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फैन आफ्टर n रोटेशन। तो वहां पर ऐसा केस लेते हैं, फैन आफ्टर n रोटेशन। तो n रोटेशन में थीटा कितना आ जाएगा? n इंटू 2 पाई। तो फिर से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं और ओमेगा फाइनल निकालना है हमें। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल, फिर से हम यही लेंगे 100 स्क्वायर प्लस 2 एंगल कितना दिया है हमें? एंगल कितना दिया है? 2 अल्फा के बाद एंगल कितना दिया है? 2n पाई। 2n पाई। यहां से आप इक्वेशन 2, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के कई सारे तरीके, एक मैं आपको हिंट दे देता हूं। आप यहां से 2 अल्फा n पाई, यहां पर 2 अल्फा 2n पाई है ना, तो चलो 2 अल्फा 2n पाई की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दो, या अल्फा n पाई की वैल्यू निकाल के रख दो, जो आपको ठीक लगे, उचित लगे। ये मेरा एक तरीका, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ओमेगा फाइनल ऑलमोस्ट 79 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमने यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन वाला एक सिचुएशन सॉल्व किया। अब हम आगे देखते हैं, आपको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के इन्वॉल्विंग क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है, ब्लॉक है जिसका मास है 2 किलोग्राम, टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, ये 2 मीटर की रस्सी से पत्थर बांध रखा है। द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड, एक एंड फिक्स होगा यहां पर। द ब्लॉक इज मूव्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, सारा सिस्टम टेबल पर है, विद एंड मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से एक टेबल पर घूम रहा है रस्सी से। वी नीड टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां पर आप देखेंगे कि पार्टिकल के पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल सर्कल में मूव नहीं करेगा। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर लग रहा है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? टेंशन प्रोवाइड कराएगा। तो यहां हम कह सकते हैं
कि टेंशन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv²/r। यहां पर r की जगह हम लिख देंगे रेडियस, ये जो लेंथ है 2 मीटर की। तो टेंशन यहां से आपका निकल आएगा, m की वैल्यू 2 किलोग्राम, v हमें दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 5 जा 25 एंड रेडियस है 2। तो टेंशन हमारा आ गया यहां से 25 न्यूटन। अब आप कहेंगे सर इसमें तो और भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो हाँ लग रहे हैं, गलत बात नहीं है। एक फोर्स लग रहा है वेट, जो कि है वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक फोर्स लग रहा है यहां पर नॉर्मल रिएक्शन। अगर ब्लॉक हमारा टेबल पर रखा है तो mg लग रहा है नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर। ये दोनों ने आपस को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, और जो यहां पर टेंशन है केवल वही फोर्स बच रहा है जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से आपको और भी कई सिचुएशन पूछी जा सकती हैं जहां पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करेगा, या कुछ फोर्सेस का कंपोनेंट जो कि टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है वो प्रोवाइड करेगा। चलिए एक और इसके बेसिस पर हम सिचुएशन लेते हैं, जो है हमारी टर्निंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। मान लेते हैं आप कभी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं जिसमें आप देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोड पर कहीं टर्न आता है, मोड़ आता है, तो आप क्या करते हैं, गाड़ी को अपने टर्न करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपकी गाड़ी जो है वो एक टर्न में आ रही है, एक छोटे समय के लिए ही सही, लेकिन वो एक सर्कुलर पाथ में जा रही है। अगर ये सर्कुलर पाथ में जा रही है तो यहां पर कोई ना कोई इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल रोड पर है तो इसके पास वो जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा है वो फोर्स होता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिएगा जरा यहां पर आप कैसे हम लोग दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले तो आप वेट लगाएं जो कि mg सीधा सीधा नीचे की तरफ होगा। सबसे पहले हम वेट देखते हैं जो कि mg नीचे की तरफ होगा ना। नॉर्मल रिएक्शन इसमें कहां काम करेगा, ऊपर की तरफ, और इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है वो होगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम सेंट्रीपिटल यानी कि mv²/r के बराबर रख सकते हैं, जहां पर r जो है हमारी टर्निंग रेडियस कहलाती है। ये इंस्टेंट के कर्वेचर जो है उसकी रेडियस है, टर्निंग रेडियस। ठीक है, यहां पर अगर आप चाहते हो कि हमारी कार स्लिप ना करे, कार बाहर की तरफ ना फिसल के भग जाए, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो स्पीड है उसके कारण जो सेंट्रीपिटल बन रहा है mv²/r वो जस्ट इक्वल होना चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप कैसे निकालोगे, म्यू इंटू एन से। यहां पर mv²/r ही रहेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो mg के बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं म्यू mg इज इक्वल्स टू mv²/r। ना सॉल्व करने पर फाइनली जो v निकल के आएगा वो आएगा √μ/r(g). आपको यहां से क्या मिल रहा है, आपको यहां से यह मिल रहा है कि अगर आप इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से इस रोड पर टर्न करोगे तो वहां आपकी कार के फिसलने का खतरा है। यहां पर गौर किया आपने कि मास का रोल नहीं आया, यानी कि मास से फर्क नहीं पड़ता है, आप छोटी कार से हैं या बड़ी कार से हैं, जो वेलोसिटी है सेफ स्पीड वो हर रोड की अपनी फिक्स रहती है। कभी बरसात में म्यू की वैल्यू चेंज हो जाती है, या कभी वहां पर कुछ धूल पड़ी हुई है या रेत पड़ी हुई है तो उससे म्यू की वैल्यू कम हो जाती है, तो म्यू की वैल्यू घटेगी तो स्पीड जो सेफ स्पीड है वो भी घट सकती है। अब आप बैंकिंग ऑफ रोड भी कई जगह देखते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब कभी मोड़ पर आपको एक हिस्सा झुका हुआ और एक हिस्सा उठा हुआ मिलता है। देखें यहां पर आपके पास ये कोई सिचुएशन है जिसमें आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो कार है उसका हल्का सा झुकाव होगा। क्यों? क्योंकि रोड में एक सिरा नीचे था और एक सिरा रोड का ऊपर था। तो अब अगर आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो वेट तो अभी भी डाउनवर्ड काम करेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अब डाउनवर्ड वर्टिकली अपवर्ड नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन होता कहां है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो हो गया सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी कि अब नॉर्मल रिएक्शन के आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट किए, ये अगर एंगल थीटा है तो एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। यहां ये जो एंगल थीटा है ना, ये हमारा यही एंगल है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइन। ये हमारे रोड के इंक्लाइन का एंगल है, कितना रोड झुकी हुई है।
अभी इसको निकालने का तरीका भी दिखाएंगे हम। अब अगर आपकी जो रोड की चौड़ाई है हॉरिजॉन्टल वो आपको बी दी हुई है, और रोड का जो झुकाव है मतलब जो पीछे वाली रोड है, रोड का पीछे वाला पॉइंट है और अंदर वाला, उनके बीच की डिस्टेंस h है, तो यहां से आप इस टेन थीटा को निकाल सकते हो h/b करके। अब यहां आप देख रहे हो ना n साइन थीटा एक वो कंपोनेंट हो गया यहां पर नॉर्मल रिएक्शन का जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो हम n साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, mv²/r, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, और n cos थीटा किससे बैलेंस हो रहा है हमारा, mg से। तो दो इक्वेशन बन गई। अब आपको इन्हीं दो इक्वेशन से मल्टीपल सिचुएशन पूछी जा सकती हैं। इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से आपको और भी कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। कैसे, जैसे हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा और बचेगा टेन थीटा, m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v²/rg। तो आपको थीटा, v और r तीन वेरिएबल हैं, दो दिए जाएंगे, तीसरा पूछेगा। इस केस में सेफ स्पीड आपकी हो जाएगी v = √rg टेन थीटा। यहां पर आपने नोटिस किया है कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी है। फ्रिक्शन तभी आएगा जब वहां पर स्लिपिंग हो रही हो या स्लिपिंग होने वाली हो। अगर हमारी कार सेफ है तो इसका मतलब वहां पर ना तो स्लिपिंग हो रही है ना स्लिपिंग होने वाली है। तो ये इस स्पीड से अगर आप टर्न पर रोड चलाएंगे तो आपकी कार फिसलेगी नहीं। फिर अब देखते हैं हम, अगर हमें कभी टेन थीटा, कभी हमें h निकालना पड़े या b निकालना पड़े तो टेन थीटा को हम h/b रख के इसी का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लेते हैं देयर आर सिचुएशंस जहां पर आप स्पीड को और ज्यादा कर रहे हो या फिर और कम कर रहे हो, दोनों केस में आपको चेंजेस मिलेंगे, दोनों केस में आपको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं हम लोग एक सिचुएशन है जहां पर हम बैंकिंग ऑफ रोड के ही एग्जांपल को ले रहे हैं। यहां पर जो टर्न आया, इस टर्न में आपने स्पीड को बढ़ा लिया। कौन सी स्पीड से, √rg टेन थीटा वाली स्पीड से आपने इसको बढ़ा लिया। अब अगर आप बढ़ा लोगे तो यहां पर क्या रहेगा, जो वेट है अभी भी डाउनवर्ड काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आपका अभी भी वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन इसमें अभी n cos थीटा n sin थीटा सब वैसे का वैसा है, लेकिन यहां पर आपकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये कार बाहर की तरफ फिसलना चाह रही है। यानी कि इस कार की बाहर की तरफ फिसलने की एक टेंडेंसी है, यानी कि इस डायरेक्शन में उसकी स्लिपिंग होने वाली है। अब आप चाहते हो कि स्लिपिंग ना हो, स्लिपिंग ना हो तो उसके लिए हमारे पास यहां पर आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उसकी डायरेक्शन कहां रहेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डाउनवर्ड। तो ये केस वो वाला है जिसमें आपकी फ्रिक्शन डाउनवर्ड आता है। कब, जब आप स्पीड को बढ़ाते हो, यानी कि आपकी जो स्पीड है इज ग्रेटर देन √rg टेन थीटा। तो ऐसे में आप f के अगर कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा आपके पास f cos थीटा और इधर आएगा f sin थीटा, यानी कि अब n sin थीटा के साथ साथ f cos थीटा भी है जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एक इक्वेशन तो हमारी n sin थीटा प्लस f cos थीटा = mv²/r बन गई, और दूसरी इक्वेशन इस वाली की बन गई जो कि बनी है हमारी n cos थीटा माइनस f sin थीटा = mg। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर केस में सेफ स्पीड निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपकी जो स्पीड हो रही है वो ग्रेटर है किससे, √rg टेन थीटा से, जहां पर r टर्निंग रेडियस है और थीटा झुकाव का एंगल है, यानी कि कितने एंगल इंक्लाइंड है रोड। ये जो सॉल्व करने पर आपकी स्पीड निकल के आती है वो आएगी, यहां पे ये मिटा देता हूं मैं, जो सॉल्व करने पर आपकी स्पीड निकल के आएगी वो आएगी rg टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा सब अंडर में। ये आपको ये सॉल्व करके निकल आएगा। अब मान लेते हैं आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप गाड़ी की स्पीड को स्लो कर रहे हैं। अब अगर गाड़ी की स्पीड को स्लो करेंगे तब गाड़ी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, फिसलने की नीचे की तरफ कोशिश करेगी, तो उस दौरान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ होगा। यहां पर जो स्लिपिंग की टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड है, तो स्लिपिंग अगर हमारी डाउनवर्ड है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड आएगा जो कि इसे स्लिप करने से रोकेगा। यानी कि इस केस में आपकी जो स्पीड आ रही है वो लेस देन है √rg टेन थीटा से। तो फिर ऐसे में आपको फिर से इक्वेशन बनेगी बस थोड़े से चेंज के साथ। यहां पर
आपका जो mv स्क्वायर अपॉन आर आएगा वो n sin थीटा माइनस f cos थीटा के बराबर आएगा, क्योंकि f के एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट ऊपर होगा। यहां वाला जो कंपोनेंट होगा हमारा वो हो जाएगा f cos थीटा और ऊपर होगा f sin थीटा, ये sin थीटा। ओके, नाउ यहां पर मिनिमम स्पीड जो आ रही है हमारी सॉल्व करने पर वो आएगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ये दूसरे केस की बात होगी, ठीक है, जब आप स्पीड को कम कर रहे हो। अंडर रूट आर जी टेन थीटा हमारी परफेक्टली सेफ स्पीड है जिसमें आपको फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको पूरे तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें क्वेश्चन दिया गया सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 40 मीटर has an angle of banking 37 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used? तो फ्रिक्शन की जरूरत हमें ना पड़े। देख रहे हो आप, फ्रिक्शन की हमें जरूरत ना पड़े, तो यानी कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं? सेफ स्पीड से। सेफ स्पीड क्या है? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ऐसे में आपके पास आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, जी की वैल्यू आप 10 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी सेफ स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतने इजी सवाल हमारे नीट में आ सकते हैं। दूसरा, आपको एक केस दिया गया है जहां पर आपसे पूछा है अ सर्कुलर ऑफ रेडियस 0.5 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर रेडियस होगी, 37 डिग्री बैंकिंग एंगल है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ कार, यानी कि मैक्सिमम सेफ स्पीड पूछी, यानी कि कार की आप स्पीड बढ़ा रहे हो, यानी कि v आपकी ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा आएगी। तो एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर इज 0.5। यहां पर मास आपको दिया तो है कार का, लेकिन आपने देखा है अभी कि कार का मास इररिलेवेंट होता है, चाहे कार हल्की हो या भारी हो, सेफ स्पीड सबके लिए सेम ही आनी है ना। जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हमने यूज कर लिया अभी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। जिसमें आपके पास सभी वैल्यूज दी हुई हैं, इसको एसआई में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500 मीटर। बाकी सारी वैल्यू आपको क्लियर दे रखी है, आपने वैल्यूज रखी, सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर होगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो दीज आर सम सिचुएशंस जिसमें हम सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इनकी हेल्प लेकर के हमारे डेली लाइफ की सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपको पीडीएफ इसके साथ वीडियो के साथ अटैच की गई है, जिसको आपको जरूर सॉल्व करना है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।